मेरा नाम रुखसाना है। ये नाम अब सुना हो तो शायद किसी को आम लगे, लेकिन मेरे लिए इसमें एक मुकम्मल ज़िंदगी छुपी है। मैं इस दुनिया में माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिन्होंने मेरी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब को अपनी आंखों में रखा। अम्मा का साया मुझ पर बचपन में ही उठ गया था, लेकिन अब्बा ने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं माँ के बगैर पली बड़ी हूँ। मेरी हर जिद, हर नाज, हर खामोशी अब्बा के लिए आवाज़ बन जाती थी। अब्बा की ज़मीनें दूर तक फैली हुई थी। कई गांव, कई लोग उनके नाम और उनके मर्तबे से वाकिफ़ थे। जब मैं पैदा हुई तो अब्बा ने कहा था, मेरी बेटी ही मेरा वारिस है, बस यही काफ़ी है। शायद इसीलिए मैं कभी कमी महसूस नहीं कर सकी। घर में नौकर, गाड़ी, हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ थी वो अब्बा का बेपनाह प्यार था। मेरी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ वो दिन था जब मेरी शादी हुई। मेरे लिए रिश्ता आया तो अब्बा ने खुद जाकर लड़के वालों से मुलाकात की। वो एक अमीर, पढ़ा लिखा और बज़ाहिर सुलझा हुआ इंसान था। शादी हुई खूब धूमधाम से। जब मैं ससुराल पहुंची तो लगा जैसे ज़िंदगी एक नए रंग में ढल गई हो। शौहर की तवज्जो, मोहब्बत, हर चीज़ में तवक्को से बढ़कर थी। अब अक्सर कहते, बेटी तुम पराए घर की हो, लेकिन ये घर हमेशा तुम्हारा है। न उनकी बातें मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में दुआ करती कि अब्बा हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम मांगते हैं। मेरी शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन फ़ोन आया। फ़ोन की घंटी ऐसी थी जैसे किसी अनजान खबर की चाप हो। जब फ़ोन उठाया तो रिश्तेदार की आवाज़ कानों में टूटी जैसे कुछ बुरा हो गया हो। रुखसाना, तुम फ़ौरन आ जाओ, अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को था। दिल जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने शौहर को देखकर बस इतना कहा, मुझे अब्बा के पास जाना है, फ़ौरन। जब मैं पहुंची तो दरवाजे पर लोग जमा थे, कुछ खामोश, कुछ अफसरदा, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब्बा की लाश सफ़ेद कफन में लिपटी हुई मेरे सामने थी। मेरे कदम ज़मीन में धंस गए। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में फंस गई। बस आंखें बरस रही थीं और दिल, वो तो जैसे किसी ने छीन लिया था। शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा दिया। वो लम्हे जब मैंने खुद को तन्हा तरीन महसूस किया, मेरे शौहर की मौजूदगी ने मुझे संभाला। कुछ दिन गुजरे, सब रिश्तेदार वापस चले गए। अब्बा का कमरा बंद कर दिया गया। उनकी घड़ी, उनकी ऐनक, उनकी बिस्तर की महक, सब वहीं था, बस वो खुद नहीं थी। एक दिन शौहर ने कहा, रुखसाना, अब्बा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने दी है वो एतमाद है। वो चाहते थे तुम ये सब खुद संभालो। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरी आंखें अब्बा के आखिरी अल्फाज को ढूंढ रही थी जो वो कह ना सके थे। रुखसाना, तुम मेरे बाद भी अकेली नहीं होगी। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मुझे वो दिन याद आया जब उन्होंने ज़मीनों के कागजात मेरे हाथ में देते हुए कहा था, ये सब तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई तुम पर हुक्म चलाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। अब्बा के जाने के बाद ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। शौहर का साथ था और मैंने खुद को संभाल लिया था। दिन गुजरने लगे, महीने, फिर साल। मेरी ज़िंदगी में बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसी खामोशियाँ जन्म लेने लगी जिनका शोर सिर्फ दिल सुनता है। मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे। शौहर अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता, मैं घर संभालती। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर बातों में बच्चों का जिक्र बढ़ने लगा। कभी कोई मेहमान आता तो कहते, रुखसाना, अब तो नन्हे मेहमान की खुशबू आनी चाहिए। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से एक नामालूम घबराहट सी महसूस होती। ससुराल वाले भी अब खुलकर कहने लगे थे। एक दिन नंद ने कहा, भाभी, भाई को बच्चे बहुत पसंद है, आप लोग कब खुशखबरी दे रहे हो? नन्हे शौहर की तरफ देखा, वो बस मुस्कुरा दिया, जैसे सब ठीक है, जैसे कुछ मसला ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसने कहा, रुखसाना, चलो किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बस तसल्ली हो जाएगी। हम दोनों ने कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से रजू किया। रिपोर्ट्स आई। शौहर की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी, मेरी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। डॉक्टर ने नज़रें झुकाकर कहा, आपके लिए माँ बनना मुश्किल हो सकता है। मैं खामोश थी। शौहर ने मेरा हाथ थाम रखा था, लेकिन उसकी गरिश ढीली होती जा रही थी। घर वापस आती हुई गाड़ी में खामोशी छाई रही। शाम को नंदू और सास ने सवालात की बौछार कर दी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैर है ना? शौहर ने बस इतना कहा, कुछ वक्त लगेगा, दुआ करें। लेकिन जैसे ही बात आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान वालों को पहुंची, माहौल बदलने लगा।
अब मेरी हर हरकत पर तबसरा होने लगा। रुखसाना को कोई फिक्र नहीं, ना दुआ न दवा। एक दिन सास ने खाने की मेज़ पर साफ साफ कहा, अगर किसी औरत में औलाद की सलाहियत ना हो तो क्या मर्द को सारी ज़िंदगी महरूम रखा जाए। मैं पहली बार इस जुमले पर पलकें झपकना भूल गई। शौहर ने कुछ न कहा, ना हमायत की ना इख्तलाफ। उन दिनों मैंने बहुत से टेस्ट करवाए, इलाज के मुख्तलिफ मराहल से गुजरे, दवाइयाँ, हार्मोनी इंजेक्शन्स, वक्त पर दुआएं, सब किया, मगर हर बार मायूसी हाथ आई। एक दिन डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ों में कहा, रुखसाना, आप कभी माँ नहीं बन सकती। उस दिन मैंने कुछ देर क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठी रही। ठंडी धूप थी, लोग आ जा रहे थे और मेरे अंदर ये खालीपन बढ़ता जा रहा था। घर आई तो सास ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने। मैं चुप रही। मेरी खामोशी ही शायद सबसे बड़ा जवाब थी। रात के खाने के बाद मैंने शौहर से कहा, हम बच्चा गोद क्यों न ले लें। वो कमरे में चलते चलते रुका, मुड़ा और कहा, मैं इतनी जायदाद का मालिक हूँ, मुझे अपनी औलाद चाहिए। वैसे भी मसला तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरे जिस्म की कमज़ोरी मेरे रिश्ते पर सवाल बन चुकी है। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि सास ने एक लड़की पसंद की है। रिश्तेदारों में से थी, खूबसूरत, कम उम्र और ज़ाहिर है सेहतमंद। मेरी मौजूदगी में इन सब की बातें होती रही, जैसी मैं कोई फर्नीचर का टुकड़ा हूँ। नन ने कहा, भाई को नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, रुखसाना को तो खुद समझना चाहिए। मेरे अंदर गुस्से की जगह एक अजीब सा सकूत था। मैंने शौहर से कहा, क्या तुम वाकई दूसरी शादी करना चाहते हो। उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम्हें बराबर का दर्जा भी नहीं दे सकता। फैसला तुम्हारा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब शौहर ज़्यादातर वक्त दूसरी लड़की के साथ होता। नई बीवी, नई उम्मीद, नई ज़िंदगी, और मैं उसी पुरानी ज़िंदगी में एक तमाशाए। शौहर खाने की मेज़ पर मेरे साथ बैठता नहीं था। अगर कभी कोई ख़ानदानी दावत होती तो वह सिर्फ नई बीवी के साथ आता। मेरी मौजूदगी एक बोझ की तरह महसूस की जाती। नंदे अब खुलकर बात करती थी, रुखसाना को चाहिए खुद ही छोड़ दे, भाई पर क्यों बोझ बनी है। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन किसी दिन भी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। एक रात वो कमरे में आया, पहली बार कई दिनों के बाद। मैंने उसे देखकर पूछा, सब खैरियत है। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। रुखसाना, मैं चाहता हूँ तुम एक फ़ैसला करो। मैंने नज़रें झुका ली। कैसा फ़ैसला। ये रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। मेरी दूसरी बीवी माँ बनने वाली है। मैं अब अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी उसके साथ बांटना चाहता हूँ। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन जो मकाम, जो मोहब्बत तुम्हें पहले मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। अगर चाहो तो तलाक ले सकती हो। वो जुमले जिनका खदशा था वो अब हकीकत बन चुके थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुतमईन था, जैसे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हो। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। उसने कुछ देर मुझे देखा, शायद जवाब के अंदाज ने उसे चौंका दिया। तुम कुछ कहोगी नहीं। मैंने सर हिला दिया। कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। 2 दिन बाद उसने तलाकनामा लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। एक सफ़ेद कागज़, सादा तहरीर और एक फ़ैसला, बेआवाज़, बेरंग। मैंने उस पर दस्तखत किए, बग़ैर किसी शर्त, बग़ैर किसी तकरार। फिर अपने पुराने घर का रास्ता लिया, वही घर जिसे अब्बा ने मेरे लिए महफूज रखा था। घर कई महीनों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग, सेहन में सूखे पत्ते, खिड़कियां गर्द से भरी हुई। मैंने ताला खोला, दरवाज़ा चिरचिराते हुए खुला। अंदर कदम रखा तो अम्मा और अब्बा की यादें दरो दीवार से लिपटने लगी, जैसे वो मुझसे सवाल कर रही हो, तू वापस आ गई। मैंने पूरे घर की सफाई करवाई, नौकरानी को बुलाया, पुराने पर्दे बदलवाए, फर्नीचर झाड़ा। हर कमरा कुछ कह रहा था। अब्बा का कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गए थे। मेज़ पर उनकी घड़ी, दराज में चश्मा, एक किताब जिसमें कागज़ दबा था। मैंने कागज़ खोला, अब्बा की तहरीर थी। रुखसाना, ये घर तुम्हारी पनाह है, कभी ज़रूरत पड़े तो वापस आ जाना। अगले दिन सामान आया, जो थोड़ा बहुत मेरे नाम बचा था। वो मैंने अलग कमरे में रखवा दिया। शौहर के दिए तोहफे, तस्वीरें सब एक संदूक में बंद कर दिए। अब मेरी ज़िंदगी में ना वो मर्द था, न वो रिश्ता। पड़ोस की खाला आई, बोली, बेटी तुम वापस आ गई, तलाक हो गई। मैंने सर झुका दिया। हाँ खाला, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन ज़िंदगी यूँ अकेली ना गुजारना, कुछ सोचना पड़ेगा। शाम को जब मैं छत पर गई तो पूरा मोहल्ला वैसा ही था। लोग वैसे ही हंसते बोलते थे, बस मेरे अंदर की खामोशी बढ़ गई थी। चंद दिन यूँ ही गुजरे।
सुबह चाय बनाकर खुद पीती, कभी टीवी खोलती, कभी मोबाइल पर तस्वीरें देखती। एक दिन अब्बा की पुरानी डायरी मिली जिसमें उनकी ज़मीनों, किराएदारों के नोटिस और कुछ निजी ख्यालात दर्ज थे। मैंने फैसला किया, अब्बा की ज़मीनों का इंतज़ाम खुद संभालूंगी। अगले हफ्ते वकील से मुलाकात की, सारे कागजात अपने कब्जे में लिए और ज़मीनों की सूरत हाल मालूम की। 2 जगह से कराना बंद हो चुका था। एक ज़मीन पर तनाज़ा था। मैं खुद गई, फाइल लेकर अपने नाम की पावर ऑफ अटर्नी के साथ। लोग चौंके, बीबी जी खुदाई है। एक ज़मींदार ने कहा, हमें लगा था आप शहर में हैं, अब तो मामला ख़त्म हो चुका होगा। अब मामले का आगाज़ हुआ है, मैंने जवाब दिया। 2 हफ्तों में मैंने सारे मामले संभाल लिए। वकील, पटवारी और पुराने गांव के नंबरदार से मुलाकातें की। पहली बार महसूस हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ, कोई काम, कोई मकसद। लेकिन रात को जब मैं वापस आती और बिस्तर पर लेटती तो कमरे की खामोशी मुझे याद दिलाती कि मैं अब अकेली हूँ। माँ नहीं हूँ, बीवी नहीं रही, बस एक औरत हूँ जिसके पास जायदाद है, ज़मीनें हैं, पर रिश्ता कोई नहीं। दिन अपने वक्त पर चढ़ते थे और वक्त पर ढल जाते थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ रुका हुआ था। सुबह उठकर पर्दे हटाती, खिड़की खोलती, कमरे में धूप आती, पर दिल में उजाला नहीं उतरता था। एक अजीब सा खालीपन था जो हर काम के साथ घूमता, जैसे हर काम का मकसद ख़त्म हो चुका हो। अब्बा का घर जो पहले सुकून देता था, अब दीवारों से बोझ टपकता था। मैं खाने का वक्त भूलने लगी थी। कभी दोपहर को नाश्ता करती, कभी शाम को चाय बनाकर छोड़ देती। नौकरानी पूछती, बीबी जी कुछ खाएंगी? और मैं सिर्फ सर हिला देती, नहीं। एक दिन खाला की बेटी मायरा मिलने आई। वो मेरे बचपन की दोस्त जैसी थी, पर काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। वो जैसी कमरे में दाखिल हुई तो साफ बोली, रुखसाना तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम जिंदगी से दूर हो चुकी हो। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं, बस वक्त है, गुजर जाएगा। वो मेरे करीब आए, बैठ गई। नहीं, ये वक्त नहीं है, ये खला है, और खला खुद से नहीं भरते, कुछ करना पड़ता है। मैंने नजरें चुरा ली। क्या कर सकती हूँ? जो रिश्ता टूट चुका हो उसे जोड़ना मुमकिन नहीं, और जो ख्वाब बिखर चुके हों उनकी कैचियाँ समेटने से हाथ लहू लुहान होते हैं। उसने संजीदगी से कहा, रुखसाना मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि सब भूल जाओ, लेकिन तुम खुद को एक कमरे में कैद करके क्या पा रही हो? क्या अब्बा यही चाहते थे? काफ़ी देर खामोशी छाए रहे, फिर उसने नरमी से कहा, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। मैंने सर हिलाया। कहो। या तो किसी ऐसे मर्द से शादी कर लो जिसके बच्चे हों, जिन्हें माँ की ज़रूरत हो, या फिर कोई बच्चा गोद लो। तुम्हें किसी की ज़रूरत है और किसी को तुम्हारे। मेरे हाथ से चाय का कप थोड़ा सा लर्ज गया। मैंने उसकी तरफ देखा, जैसे वो मुझसे वो बात कह रही हो जो मैं खुद से कहने से डरती थी। मायरा, क्या एक औरत जो माँ नहीं बन सकती, क्या उसे गोद लेने का हक है? रुखसाना, माँ बनने के लिए सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, दिल चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। मायरा के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक लॉन में बैठी रही। इर्द-गिर्द का मौसम बदला नहीं था, पर मेरे अंदर कुछ हिल चुका था। अगले दिन मैं बाजार गई, 1-2 दुकानों पर रुकी, कुछ नई चादरें और पर्दे खरीदे। वापसी पर वही इश्तिहार फिर नजर आया, यतीम बच्चों के लिए फलाही अदारा जिन्हें माँ के आहोश की ज़रूरत है। मैंने मोबाइल में नंबर नोट किया, पर कॉल नहीं की। दिल हिलता ज़रूर था, पर कदम नहीं उठते थे। 2 दिन बाद जब मैं पुरानी किताबों की अलमारी साफ़ कर रही थी, अब्बा की पुरानी फाइल हाथ लगी, जिसमें एक बच्चे की तस्वीरें थी। शायद कोई उनके किसी जानने वाले का बच्चा था, जिसे तालीम के लिए स्पॉन्सर कर रहे थे। उस बच्चे की मुस्कुराहट में अजीब सी चमक थी। मैंने तस्वीरें अपने बेड की साइड दराज में रख दी। शाम को मैंने दोबारा वो इश्तिहार खोला और इस बार नंबर पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन कॉल मिला दी। अस्सलाम वालेकुम, ये अदारा अलमास फाउंडेशन है? दूसरी तरफ से नरमी से जवाब आया, जी, हम यतीम बच्चों के लिए काम करते हैं। क्या आप कुछ मालूमात लेना चाहती हैं? हाँ, मैं कोई बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। दूसरी तरफ खामोशी हुई, फिर नरमी से कहा गया, आप मुलाकात के लिए आ सकती हैं, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। मैंने हामी भर ली, लेकिन फ़ोन रखने के बाद दिल तेज़ धड़कने लगा। ये फ़ैसला आसान नहीं था, लेकिन शायद वक्त ने मुझे इस तरफ धकेल दिया था। उस रात मैं काफ़ी देर तक नहीं सो सकी। अम्मा की तस्वीर को देखा और आहिस्ता से कहा, क्या मैं किसी के लिए माँ बन सकती हूँ? कमरे में खामोशी थी, लेकिन दिल में जैसे एक हल्की सी आवाज़ आई, अगर नीयत सच्ची हो तो हर रिश्ता मुमकिन है। अगली सुबह मैंने वो नंबर दोबारा डायल किया
जो गुज़िश्ता रात अलमास फाउंडेशन के नाम से महफूज किया था। दूसरी तरफ एक औरत खुश अखलाकी से बात की। मैंने वक्त मांगा और उसने अगले दिन तक कहा, 11 बजे आ जाएं, फाउंडेशन का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। सुबह सवेरे मैंने तैयार होकर पुरानी जानने वाली आंटी को फ़ोन किया, जिनके बारे में मुझे याद था कि वो अब्बा के वक्त में अक्सर हमारे घर आया करती थी, फलाही कामों से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी रुखसाना, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूँगी। हम दोनों 11 बजे के करीब अदारा पहुँचे। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, अलमास फलाही अदारा, बेसहारा बच्चों के लिए उम्मीद की जगह। इस्तकबालिया पर हमें एक नरम लहजे वाली खातून मिली जो हमें अंदर ले गई। हम एक छोटे ऑफिस में बैठे जहाँ बच्चे की गोद लेने से मुतल्लिक दस्तावेज़ात और ज़रूरी जवाब समझाए गए। फिर उन्होंने पूछा, आप बच्चे की उम्र क्या चाहते हैं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, छोटा बच्चा, शायद 3 या 4 साल का। वो एक लम्हे को रुकी। हमारे इदारे में इस वक्त सब बच्चे 11 साल या उससे ऊपर के हैं। छोटे बच्चे ज़्यादातर फ़ौरन अडॉप्ट हो जाते हैं। मेरे चेहरे पर थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब आया। मैंने नज़रें आंटी की तरफ की, जिन्होंने बस आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हूँ, आगे देखो, शायद कुछ ख़ास मिल जाए। हम एक हॉल की तरफ ले जाया गया जहाँ बच्चे मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ ड्राइंग कर रहे थे और कुछ आपस में खामोशी से बैठे थे। वो सब अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तशनगी थी, जैसे किसी रिश्ते का इंतज़ार हो। मेरी नज़रें सब बच्चों पर घूम रही थी कि कमरे के कोने में एक लड़का अलग थलग बैठा नजर आया। उसका चेहरा सांवला, आंखें बड़ी बड़ी और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस अपनी जगह पर टिकटिकी बांधे सामने की दीवार को देख रहा था। मैं बेख्तियार उसके करीब गई। आंटी मेरे पीछे पीछे थी। मैंने पास बैठकर आहिस्ता से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? वो चौंका, फिर आहिस्ता से बोला, फ़हद। यहाँ कब से हो? उसने कंधे उचकाए। ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, शायद खामोशी में लिपटी हुई कहानी या फिर एक अनजानी अपनाहट जो मेरी तरफ खींच रही थी। वापस ऑफिस आई तो कहा, मुझे फ़हद से एक बार फिर बात करनी है। अगले दिन मैं दोबारा गई। इस बार सिर्फ मैं थी। फ़हद दोबारा उसी जगह बैठा था। मैंने कुछ खिलौने खरीदे थे, एक छोटी गाड़ी, रंगीन पज़ल और एक किताब। ये तुम्हारे लिए है। उसने गाड़ी हाथ में ली पर मुस्कुराया नहीं। फिर कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। आप दोबारा आएंगी या बस एक दिन की बात है? मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं आई हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, हमेशा के लिए। उसने नज़रें नीचे कर ली, फिर बहुत आहिस्ता से कहा, तो फिर क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? उस रात में वापस घर आई तो एक नया एहसास सा था। खामोशी अब वैसी नहीं रही थी जैसे कोई रोशनी किसी बंद कमरे में आ चुकी हो। अगले दिन सारी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दस्तावेज़ात मुकम्मल की। फाउंडेशन की तरफ से मुशाहिदाती इंटरव्यू हुआ और एक हफ्ते बाद मुझे फ़हद, जिसे मैंने दिल में पहले ही अपना बेटा मान लिया था, घर लाने की इजाज़त दे दी गई। वो मेरे घर का पहला कदम था और मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़। वो दिन जब मैं फ़हद को लेकर घर वापस आई, दरवाज़ा खोलते हुए दिल अजीब सी धड़कन में था। वो मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे हर चीज़ को नाप रहा हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये अब तुम्हारा घर है, यहाँ तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ना कोई पुरानी बात याद दिलाएगा। उसने सर हिलाया, लेकिन चेहरे पर उलझन थी, जैसे दिल में अभी यकीन मुकम्मल नहीं आया। मैं उसे वो कमरा दिखाने ले गई जो मैंने पिछले हफ्ते तैयार करवाया था। नीला रंग उसकी आंखों के मिजाज से मेल खाता था। दीवारों पर सुपर हीरो के स्टिकर थे। बेड के साथ नया स्टडी टेबल और एक अलमारी जिसमें नए कपड़े तरतीब से रखे थे। ये सब तुम्हारे लिए है नुमैर। वो चौंका। नुमैर? हाँ, अब तुम्हारा नाम नुमैर है। ये नाम मैंने बरसों पहले सोचा था। मुझे लगा था शायद कभी मेरी गोद में बच्चा होगा तो ये नाम दूंगी। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है नुमैर, अच्छा है। अगले दिन सुबह वो काफ़ी देर तक सोता रहा। नौकरानी ने आकर कहा, दीदी जी, बच्चे को नाश्ता दूँ? नहीं, मैं खुद दूंगी। मैंने खुद नाश्ता तैयार किया, गरम पराठे, अंडा और दूध। जब मैं ट्रे लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर बैठा बाहर की खिड़की से झांक रहा था। उठ जाओ, आज नाश्ता हम दोनों एक साथ करेंगे। वो खामोशी से मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों ने लॉन में बैठ के नाश्ता किया। वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में खौफ की जगह थोड़ा सा सुकून आने लगा था। अगले हफ्ते मैंने स्कूल के लिए फॉर्म भर दिया। एक करीबी प्राइवेट स्कूल था जहाँ
बच्चे सिर्फ तालीम ही नहीं, खुद एतमादी भी सीखते थे। इंटरव्यू के लिए जब हम स्कूल गए तो नुमैर थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बस तुम वही बने रहो जो हो, किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं। स्कूल इंतज़ामिया ने पूछा, बच्चे के वालिद का नाम? मैंने थोड़ा रुक कर कहा, सिर्फ माँ काफ़ी है। दाखिला हो गया। मैंने फ़ौरन उसके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म, जूते, बैग और सारी किताबें खरीदी। वापसी पर हम मार्केट गए। नुमैर की पसंद के कपड़े, खिलौने और एक साइकिल भी ली। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। उसने पहली बार गाड़ी में बैठे बैठे मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। एक खामोश मुस्कुराहट जो ज़्यादा देर न ठहरी, लेकिन काफ़ी थी मेरे दिल को कुछ कहने के लिए। घर आते ही मैंने साइकिल सेहन में रखवाई। शाम को जब मैंने किचन से झांका तो वो साइकिल पर बैठने की कोशिश कर रहा था। बार बार गिर रहा था, फिर संभल रहा था। नखरानी हंस रही थी। मैंने उसे मना किया, हंसो मत, वो सीख रहा है, बस देखो। नुमैर स्कूल से आता तो मैं उसका बैग खुद खोलती, होमवर्क देखती और साथ बैठकर काम करवाती। कुछ दिन बाद उसने कहा, अम्मी, आज टीचर ने मेरी तारीफ़ की। क्यों? मैंने सबसे पहले मैथ का सवाल हल किया। मैंने उसका माथा चूमा। शाबाश मेरे बेटे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। रात को वो अक्सर खामोशी से सोता, पर एक बार मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो जाग रहा था। पूछा, नींद नहीं आ रही? अम्मी, अगर मैं अच्छा ना बन सका तो भी तुम मेरे बेटे ही रहोगे। अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उस रात उसने पहली बार मेरे साथ कहानी सुनकर सोना पसंद किया। मैंने उसे पुरानी कहानी सुनाई, एक ऐसी माँ की जो अपने बच्चे को जंगल से बचा कर लाती है और उसे दुनिया का सबसे महफूज कमरा देती है। कुछ दिनों बाद मैंने उसके रवैये में हल्की सी तब्दीली महसूस की। वो स्कूल की बातें खुद से करने लगा, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता, जैसे आज किसी ने क्या कहा, इससे दोस्ती हुई। ये मामूली बातें नहीं थी, ये एतमाद की बुनियाद थी। मैंने घर में 2 मुलाजिम रखे थे ताकि बाकी काम वो संभालें और मैं अपना ज़्यादा वक्त नुमैर के साथ गुजार सकूं। हम शाम को लॉन में बैठते, कभी लूडो खेलते, कभी किताब पढ़ते और कभी खामोशी में बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। एक दिन जब वो अपने खिलौने तरतीब दे रहा था, मैंने कहा, नुमैर, अगर तुम चाहो तो किसी दिन हमें पार्क जाना चाहिए। वो हंसा, पहले साइकिल चलाना सीखूं, फिर चलेंगे। ये छोटे लम्हे, छोटे जुमले मेरे लिए मुकम्मल ज़िंदगी की अलामत थे। नुमैर की मौजूदगी ने घर में ज़िंदगी तो वापस ला दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मेरी नज़रों से छुप नहीं सकी। शुरू में जो मुलाजमीन को रखा था तो उनमें से एक नौमान काफ़ी संजीदा और खुशतबा था। दूसरी नसरीन जो कि सफाई का काम देखती थी, हर वक्त चुकनी रहती, जैसे किसी बात से डरती हो। कुछ हफ्ते बाद जब घर के मामूलात कदरें मुस्तहकम होने लगी, मैंने नोट किया कि नसरीन और नौमान अक्सर आपस में आहिस्ता बातें करते हैं। ख़ास तौर पर जब नुमैर आसपास होता तो वो बात रोक देते या मौजू बदल देते। एक दिन नसरीन किचन में कुछ बर्तन धो रही थी। मैं अचानक पीछे आ गई। उसने झांक कर बर्तन छोड़ दिए। मैंने कहा, सब ठीक है? जी बीबी जी, बस बर्तन हाथ से फिसल गया। लेकिन उसकी आंखें कुछ और बता रही थीं। नौमान, जो आमतौर पर हिदायत के बाहर काम करता था, अब कुछ ज़्यादा सवालात करने लगा था। जैसे, बीबी जी, ये अलमारी की चाबी आपके पास है? या ऊपर वाले कमरे में कौन रहता था? मैंने सवालों के जवाब दिए, मगर उनका इरादा समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैं लाउंज से गुजर रही थी तो नसरीन और नौमान एक दूसरे के करीब खड़े सरगोशी कर रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, दोनों ने नज़रें चुरा लीं। क्या बात है? कुछ नहीं बीबी जी, बस नसरीन कह रही थी कि आज बारिश की बू आ रही है। मैंने बगैर कुछ कहे आगे कदम बढ़ा दिए, लेकिन उस दिन से मैं उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। नुमैर भी पिछले कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा था। स्कूल से आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता, होमवर्क भी खुद ही करता और अक्सर दरवाज़ा बंद रखता। पहले वो मुझसे दिन की छोटी बड़ी बातें शेयर करता था, अब सिर्फ 1-2 लफ्ज़ में बात ख़त्म कर देता। एक रात खाने के बाद मैं उसके कमरे में गई तो वो कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। मैंने नरमी से कहा, नुमैर, सब ठीक है? जी, सब ठीक है। फिर इतना चुप क्यों हो? अम्मी, बस नींद नहीं आती कभी कभी। मैंने उसका सर सहलाया। अगर कोई बात हो तो मुझसे शेयर किया करो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन कुछ ऐसा था जो वो छुपा रहा था। अगले दिन मैंने घर की सफाई के दौरान कुछ पुराने कागजात तरतीब देने शुरू किए। नौमान को कहा, ऊपर वाले स्टोर से फालतू चीज़ें नीचे ले आओ। कुछ देर बाद जब मैं ऊपर गई
तो देखा नुमान अलमारी के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। हालांकि मैंने उस अलमारी का जिक्र नहीं किया था। ये क्या कर रहे हो? वो फौरन पीछे हटा। मैं वो फाइल्स ढूंढ रहा था जो आपने कही थी। मैंने स्टोर कहा था, ये कमरा नहीं। वो बुखला गया, फिर खामोशी से नीचे चला गया। शाम को नसरीन ने काम ख़त्म करने के बाद कहा, बीबी जी, नुमान ने कहा है वो कल से नहीं आएगा। मैंने सवाल किया, क्यों? उसने कहा, कोई और काम मिल गया है। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। उसी राज्य में टीवी देख रही थी तो बावर्ची खाने से कुछ खुसर फुसर की आवाज़ आई। मैं दबे कदमों से वहाँ पहुंची। नसरीन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, वो बच्चा पूरी तरह सेटल हो गया है, लेकिन अभी काम बाकी है। जैसे वो सामान हाथ लगेगा हम सब ख़त्म कर देंगे। बीबी जी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने फ़ौरन किचन का दरवाज़ा खटखटाया और वो चौंक कर फ़ोन बंद कर चुकी थी। कौन था फ़ोन पर? मेरी बहन थी। बेबी जी बीमार है, उसी का हाल पूछ रही थी। मैंने कुछ कहे बगैर कमरे की तरफ वापसी की, लेकिन दिल में खटक बढ़ चुकी थी। उसी रात मैंने नसरीन को नौकरी से फारिग कर दिया। कल से मत आना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। नसरीन की रुखसती के बाद घर की फ़ज़ा कुछ बदली बदली महसूस हुई, मगर मेरे दिल में जो शक था वो ख़त्म नहीं हुआ। नुमान अब भी काम पर आता, लेकिन उसकी हरकत में वही अजीब संजीदगी बाकी थी। मैंने खुद पर काबू रखते हुए उससे किसी किस्म का झगड़ा नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें अब हर हरकत पर थी। नुमैर, जो कुछ दिनों से ज़्यादा खामोश था, अब थोड़ा बातूनी हो गया था, जैसे उसने अचानक फैसला कर लिया हो कि अब दिखावा करना है। स्कूल से आकर वो मुझसे बातें करता, हंसता, घर के कामों में भी हाथ बटाता, लेकिन अंदर कहीं कुछ अब भी छुपा हुआ था। एक रात बारिश हो रही थी। बाहर हल्की हल्की गरज थी। मैं छत पर खड़ी चाय पी रही थी जब नीचे लॉन के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आम हालात ने शायद न तवज्जो न दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों के वाक़यात ने मुझे बहुत हसास बना दिया था। मैं दबे कदमों नीचे आई। पिछले दरवाजे के झरोखे से देखा तो नुमैर किसी के साथ बात कर रहा था। रोशनी बहुत मध्यम थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा था ना, सब हो जाएगा। जेवर और पैसे दोनों निकाल लिए हैं। कल तक ज़मीन के कागजात भी ले आऊँगा, बस थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ थी, लेकिन अल्फाज पूरी तरह नहीं सुनाई दे रहे थे। मैं लर्स गई, सांस अंदर ही अटक गई। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर खामोशी से वापस ऊपर आई, दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। आंखों के सामने वो लम्हे गर्दिश करने लगे जब उसने मुझे अम्मी कहकर मुखातिब किया था, जब उसने कहा था कि वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। क्या वो सब झूठ था? क्या मैं एक बार फिर धोखे का शिकार हुई हूँ? मैंने सुबह होने तक कोई बात नहीं की। अगले दिन मामूल के मुताबिक नाश्ता बनाया, स्कूल बैग तैयार किया, लेकिन दिल में एक बोझ था जो हर लम्हा भारी हो रहा था। जब वो स्कूल चला गया तो मैंने फ़ौरन वकील को फ़ोन किया, ज़मीन के कागजात की तस्दीक करवाने की दरख्वास्त की और साथ में घर की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाई। पिछले एक हफ्ते में नुमैर रात को कई बार लॉन में गया था और अक्सर वहीं कुछ वक्त गुजारता था। उसी दिन शाम को जब वो वापस आया, मैंने उसके साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश की। स्कूल कैसा रहा आज? अच्छा था, मैथ का टेस्ट दिया, मुझे लगता है पूरे नंबर आएंगे। शाबाश। और बाकी सब ठीक? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जी, सब ठीक है, उसने मुतमईन होकर जवाब दिया। उसकी बातों में बनावट थी। मैंने सवाल नहीं किए, बस सुनने लगी। रात को मैंने नींद की अदाकारी की और कमरे की लाइट बंद कर दी। आधी रात को कदमों की आहट दोबारा सुनाई थी। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलकर पीछे पीछे चलने लगी। वही पुराना रास्ता, वही लॉन, वही मध्यम रोशनी। नुमैर फ़ोन पर बात कर रहा था। बीबी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने ज़ेवर अलमारी के नीचे वाले खाने से निकाल लिया है। कल जब वो ऑफिस जाएगी, ज़मीन की फाइल भी निकाल लूँगा। फिर जो करना है कर लेना, मुझे बस यहाँ से निकलना है। इस बार मैं बर्दाश्त न कर सकी। कदम बढ़ाकर उसके सामने आ गई। वो चौंक गया, हाथ ने पकड़ा, मोबाइल नीचे गिर गया। ये सब क्या है नुमैर? उसकी आंखों में खौफ उभरा, लेकिन अगले लम्हे वो खामोश हो गया। अम्मी, मैं सब समझा सकता हूँ। अब क्या बाकी रह गया समझाने के लिए? मैंने तुम्हें अपना बेटा माना और तुमने मेरे घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने नजरें झुका ली। मैं मजबूर था। किसने मजबूर किया तुम्हें? वो कौन है जिससे तुम रातों को मिलते हो? और ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही हो? उसने चुप रहकर दीवार की तरफ देखा।
میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو میں پولیس کو فون کروں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک دن اور دے دے، میں سب سچ بتا دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا نمیر، میں نے تمہیں اپنا بیٹا مانا، مگر شاید تم نے مجھے صرف ایک ہدف سمجھا۔ میں واپس اندر آ گئی، دروازہ بند کیا اور پوری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے نکلی۔ اب وقت تھا کہ وہ پردہ جو جھوٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ ہٹایا جائے۔ صبح کی روشنی میں وہ اندھیرا جو دل میں پھیل چکا تھا اور گہرا لگ رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور وکیل کو گھر بلایا، انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی۔ نمیر کی گفتگو، اس کے رابطے، رات کے وقت کی سرگرمیاں اور میری شبہات، سب کچھ۔ وکیل نے کہا، اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں فوری طور پر اس ادارے کی چھان بین کرنی چاہیے جہاں سے بچہ آیا تھا۔ پولیس نے ساری معلومات نوٹ کی اور اگلے دن کے لیے انسپکٹر ملک کو ادارے کے خلاف ابتدائی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ مجھے کہا گیا، بی بی جی، آپ خاموش رہیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے، تاکہ اگر مزید کوئی ملوث ہو تو وہ بے نقاب ہو سکے۔ میں گھر لوٹی تو نمیر حسب معمول اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، سب نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب سب بدل چکا تھا۔ شام کو وکیل نے مجھے ایک رپورٹ دی۔ رخسانہ بی بی اس فلاحی ادارے کا رجسٹریشن ریکارڈ مشکوک ہے۔ ان کی کاغذات میں کئی جعلی انٹریز ہیں، اور جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے ہیں ان کا اصل نام، شناخت اور ماضی سب چھپایا گیا ہے۔ پولیس نے خفیہ ٹیم کے ذریعے ادارے کی طرف نگرانی شروع کر دی۔ فون کالز، ملاقاتیں اور مالی ریکارڈز، سب کچھ زیر تفتیش آ گیا۔ ایک ہفتے بعد انسپکٹر ملک نے مجھے بلایا۔ ہمیں پختہ شواہد مل چکے ہیں، ادارہ ایک کور ہے۔ اصل میں یہ گروہ یتیم بچوں کو مختلف شہروں سے اکٹھا کرتا ہے، ان کی شناخت بدلتا ہے اور انہیں خاص تربیت دے کر امیر گھرانوں میں اڈاپٹ کرواتا ہے۔ کچھ بچوں کو چوری کے لیے، کچھ کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نمیر بھی؟ جی، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھا۔ پولیس نے منصوبہ بنایا، میں نے تعاون کیا۔ جس دن پولیس نے ادارے پر چھاپا مارا، میں وہی موجود تھی، وہی جگہ جہاں میں نے ایک معصوم بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہی جگہ دھوکہ، جرم اور فریب کا مرکز نکلے۔ جب ادارے کی گیٹ کھلے تو وہاں کچھ اور بچے بھی تھے، سب چپ، ڈرے ہوئے، ان کے چہروں پر سوال تھے اور دل میں شاید کوئی امید۔ دفتر سے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کئی امیر گھرانوں کی فائلیں تھی۔ کون سے گھروں میں کون سا بچہ بھیجا گیا، کس نے کیا چیز چرائی، کون کم غائب کیا گیا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، یہ لوگ بچوں کو خاموش ہتھیار بنا دیتے ہیں، انہیں پیار، تحفظ کا جھانسا دے کر اندر داخل کرتے ہیں، پھر تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح گھر کے افراد کا اعتماد جیتنا ہے اور کس طرح موقع پا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ ادارے کا بانی، جو خود کو مولوی صاحب کہتا تھا، اصل میں ایک مفروض شخص نکلا جس پر پہلے سے کئی فراڈ کے کیسز تھے۔ وہ بچوں کے ذریعے ان گھروں میں گھس جاتا جہاں اکلوتے وارث نہ ہوں یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں، تاکہ جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جب اسے ہتھکڑی لگائی گئی تو اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ بی بی جی، ہم تو یتیموں کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو کیا تکلیف تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خدمت کا نام لے کر تم نے نہ بچوں کو بخشا نہ مانگو۔ اس رانجے میں واپس آئے، نمیر کمرے میں تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر ملک نے کہا، اس کے خلاف راہ راست جرم کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر یہ تیار ہو تو باقی بچوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے نمیر کو بلایا، وہ چپ چاپ میرے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو میں سب جان چکی ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا۔ کیا تمہیں کبھی واقعی لگا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتی؟ پہلے لگا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کیا واقعی مجھ سے پیار کرنے لگی ہے۔ پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جب ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے وہ ہمیں بھوکا رکھتے، مارتے، ڈراتے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ بتا دوں، لیکن خوف نے زبان بند کر دی۔ اب تمہیں موقع ملا ہے سب کچھ بدلنے کا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کیا آپ اب بھی مجھے یہاں رکھیں گی؟ میں خاموش رہی۔ پھر کہا، فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے رہو گے تو شاید تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اگلے دن نمیر پولیس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے سب کچھ بتایا، کس طرح تربیت دی گئی، کس طرح اسے منتخب کیا گیا اور کیسے ہر بچے کو مختلف گھروں میں بھیج کر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ طرفات صرف میرے لیے نہیں،
कई और माओं के लिए इंसाफ बने। बहुत से बच्चे बाजियाब हुए और वो अदारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और मैं अभी उसी घर में थी, लेकिन अब तन्हा नहीं थी। अब मेरे पास सच्चाई थी और वो ताकत जिससे धोखा हारा था। पुलिस ने नुमैर को हिफाजती हिरासत में दिया था। इंस्पेक्टर मलिक ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी। डीबी जी, लड़का ज़हनी दबाव में है। बाकी सब कुछ पता चुका है, लेकिन अब हम उसे कानूनी कार्रवाई में शामिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी ज़मानत करवा सकते हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ देर वहीं बैठ गई। जहन में बार बार एक ही बात गूंजती रही, क्या वाकई वो मुजरिम है या बस एक मोहरा। कुछ दिनों में इतना कुछ सामने आ चुका था कि हकीकत और धोखा बस में उलझ गए थे। दोपहर को मैंने वकील से बात की, दस्तावेज़ात तैयार करवाए और शाम को पुलिस स्टेशन पहुंची। जब मैंने ज़मानत का कागज़ पेश किया तो इंस्पेक्टर ने सर हिलाकर कहा, बीबी जी, फैसला आपका है, लेकिन ये बच्चा अब भी खतरा हो सकता है। मैं खामोश रही, बस कागज़ पर दस्तखत किए। नुमैर हवालात से बाहर आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सुर्ख, कदम डगमगाते। उसने मेरी तरफ देखा जैसे यकीन न कर रहा हो कि मैं उसे लेने आई हूँ। चलो घर चलते हैं। गाड़ी में वापसी के दौरान वो बिल्कुल खामोश था। मैंने भी रास्ते भर कोई सवाल नहीं किया, बस दिल में एक सवाल बार बार गर्दिश करता रहा, क्या एक बार फिर एतबार किया जा सकता है। घर पहुंची तो उसने सीधा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नीचे लाउंज में बैठी काफ़ी देर तक सोचती रही। रात के करीब दरवाज़ा खुला, वो नीचे आया। मैंने सर उठाया तो वो मेरे सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों के किनारे भीगे हुए। अम्मी, ये लफ्ज़ इस बार पहले से मुख्तलिफ लगा। मैंने सब कुछ आपसे छुपा कर हालत किया। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे जब उस अदारे में लाया गया तो कहा गया कि ये मेरा नया घर होगा, लेकिन वहाँ हमें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था, और वो भी जब हम उनकी बात मानते। जो बच्चे नहीं मानते थे उनके साथ ऐसा सलूक होता था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह घरों में घुसकर चीज़ें निकालनी है, कब बात करनी है, कब खामोश रहना है। मुझे कहा गया कि तुम एक अमीर औरत हो, तन्हा हो, तुम्हें धोखा देना आसान है। शुरू में मैंने मना किया, लेकिन फिर मुझे भूखा रखा गया, मारा गया। मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। वो आंखें जिन्हें मैंने सच बोलते कम ही देखा था, उस वक्त भर चुकी थी। पहले पहल मुझे लगा कि सब कुछ अदाकारी है, लेकिन जब आपने मेरे लिए खाना बनाया, जो मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मेरा दिल लरस गया। लेकिन मैं फिर भी सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने आहिस्ता से कहा, तो फिर आज क्यों बताया सब कुछ। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, क्योंकि जब मैंने आपको उस रात दरवाजे पर देखा तो मुझे लगा कि अगर मैंने अब भी सच न बोला तो शायद मैं वो आखिरी रिश्ता भी खो दूँ जिसने मुझे कभी सच में कबूल किया। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहा, नुमैर, तुमने मुझे तकलीफ़ दी, मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे वो माँ बनाया जो मैं कभी नहीं बन सकी। उसकी आंखों से कतरा ज़मीन पर गिरा। मैं तुम्हें सज़ा दे सकती हूँ, कानून भी दे सकता है, लेकिन अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो और दिल से बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। उसने मेरे कदमों में बैठते हुए कहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ बदल दूंगा, बस मुझे आपका साया चाहिए। मैंने उसका माथा चूमा और आहिस्ता से कहा, एक माँ का फैसला दिल से होता है और मेरा दिल कहता है कि तुम्हें छोड़ना नहीं, संभालना है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में नुमैर ने बाकायदा बयान दिया, उनके पूरे गिरोह की तफसीलात, तरीका वारदात और अदारे के पोशीदा पहलुओं को सामने लाया। पुलिस ने उसके तावन को सराहा और कहा कि वो बाकी मुतासरा बच्चों को समझाने में मददगार साबित हो सकता है। वापसी पर मैंने उसके लिए एक साफ नई कॉपी खरीदी। ये लो, अपनी नई जिंदगी का पहला सफ़ा लिखो। वो मुस्कुराकर बोला, पहला लफ्ज़ क्या लिखूं? मैंने कहा, सच। नुमैर का बयान, उसकी सच्चाई और निदामत ने सब कुछ बदल दिया था। कानून ने उसे सज़ा नहीं दी, बल्कि उसे एक मौका दिया, और मैंने उसे सिर्फ मौका नहीं दिया, एक नई जिंदगी थी। पहला कदम ये था कि वो दोबारा स्कूल जाए, लेकिन अब किसी मामूली अदारे में नहीं। मैंने शहर के एक मारूफ तालीमी अदारे में उसका दाखिला करवाया। इंटरव्यू के दिन वो खासा घबराया हुआ था। अम्मी, अगर वो मेरे माजी के बारे में पूछी तो क्या होगा? तुम अपना हाल दिखाओ, लोग माजी भूल जाएंगे। दाखिला हो गया। मैंने उसके लिए नए कपड़े, बैग और लैपटॉप लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी।
स्कूल के पहले दिन वो गाड़ी से उतरते वक्त रुका। क्या मुझे छोड़ने आएंगी रोज? पहले दिन छोड़ने आया हूँ, अब तुम खुद अपने कदमों पर चलना सीखो। जब वो अंदर गया तो मैंने उसके पीछे देखा। वो कदम जो पहले लरजते थे अब सीधे चल रहे थे। इसी दौरान मैंने एक और फैसला किया। मैंने सोचा, जिस अदारे में इतने बच्चे झूठ की तरबियत पा रहे थे, क्यों ना एक ऐसा अदारा बनाऊं जहां वो सच सीखें, जहां वो यतीम न कहलाए बल्कि किसी का बच्चा बने। वकील से बात की, जगह तलाश की और एक छोटे से मकान में सहारा हाउस के नाम से एक मरकज़ की बुनियाद रखी। मकसद सिर्फ एक था, जो बच्चे बर्बाद हो रहे थे उन्हें दोबारा बसाना। पहले 2 बच्चे वही थे जो उस जाली यतीम खाने से बाजियाब हुए थे। उनके नाम, उनकी शनाख्त सब नए सिरे से तरतीब दी गई। मैं खुद हर फाइल, हर दाखिला फॉर्म, हर मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा लेती। नुमैर ने जब ये सब देखा तो एक दिन आकर बोला, अम्मी, अगर इजाज़त दें तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं सहारा हाउस के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। हफ्ते में 2 दिन। मैं उन्हें वो पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे आपने सिखाया। मैंने उसकी पेशानी चूमी। जो तुम आज लुटा रहे हो वो सिर्फ इल्म नहीं, एक नई उम्मीद है। अब हर हफ्ते के सोमवार और जमेरात को नुमैर सहारा हाउस जाता, बच्चों को कहानियाँ सुनाता, सबक पढ़ाता और उन्हें यकीन दिलाता कि वो अकेले नहीं। उसने वहाँ एक कमरा मखसूस करवाया। ये लाइब्रेरी होगी। पुरानी किताबें, रिसाले, नोटबुक सब इकट्ठा किया। मैंने अपने अब्बा की पुरानी लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकाल कर वहाँ रखवाई। सहारा हाउस अब एक यतीम खाना नहीं बल्कि एक घर बन चुका था। बच्चे उसे दारुल अमान नहीं, अपना घर कहते थे। एक दिन जब मैं वहाँ गई तो एक छोटी बच्ची ने आकर कहा, आंटी, क्या हम भी आपको अम्मी कह सकते हैं? मेरी आवाज़ गले में अटक गई। हाँ, क्यों नहीं। वो खुशी से भाग गई। नुमैर 12वीं जमात में था। उसकी पढ़ाई में बेहतरी आ रही थी और सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत में ठहराव आ चुका था। एक शाम में लॉन में बैठी थी जब वो आकर बोला, अम्मी, अगर मैं कल आपसे कुछ मांगूँ तो आप इनकार तो नहीं करेंगी? मांग के देखो, मैंने कहा। मेरी यूनिवर्सिटी फ़ीस कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए। मैं मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी तुम्हारा अगला दरवाज़ा है, खटखटाने की ज़रूरत नहीं, सीधा कदम अंदर रखो। उसी हफ्ते मैंने उसकी फ़ीस जमा करवा दी और उसके नाम पर एक अलग तालीमी फ़ंड भी बनाया। रफ्ता रफ्ता नुमैर अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा था, वो सहारा हाउस का बड़ा भाई बन चुका था। वहाँ हर बच्चा उसे नुमैर भाई कहता और वो सबकी सुनता, हर मसला हल करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने देखा वो एक बच्चे को पढ़ा रहा था और साथ साथ उसके हाथ पकड़कर लिखना सिखा रहा था। वही हाथ जो एक वक्त में चोरी के लिए इस्तेमाल हुए थे, आज कलम थामना सिखा रहे थे। रात को जब हम खाने पर बैठे तो उसने कहा, अम्मी, कभी कभी लगता है कि जो रास्ता मैं चल रहा हूँ वो मेरा नहीं, आपका चुना हुआ है। नहीं नुमैर, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तुमने खुद सीखा है, मैंने जवाब दिया। उस रात जब मैं छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी तो दिल में एक अजीब सकून था। शायद अब्बा की दुआ थी या मेरी माँ बनने की वो ख्वाहिश जो किसी और शक्ल में पूरी हो गई थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो एक मानूस सी हंसी मेरे कानों में गूंजी, छोटे कदमों की आवाज़ और फिर वो नंदी सी आवाज़, नानी, आप कहाँ हो? मैं मुस्कुराती। नुमैर की बेटी, आयान की बहन, सुबह सुबह मेरे कमरे में भागती हुई आती है। दुपट्टे के पल्लू से लिपट कर बोलती है, अम्मी कहती है नानी के साथ नाश्ता करना है। मैं उसका माथा चूमकर कहती हूँ, बिल्कुल, नानी के साथ नाश्ता होगा, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? पहले हंसती की तो कह के और फिर एक गाना। वो हंस देती है और हम दोनों नीचे नाश्ता करने चले जाते हैं। अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं रहा। अब यहाँ सुबह बच्चों की हंसी से शुरू होती है, दोपहरें होमवर्क और कहानियों से भरी होती है, शामी सहारा हाउस की रिपोर्ट से और रातें नानी के गले में लिपटे बच्चों के साथ ख़त्म होती है। सहारा हाउस अब शहर की पहचान बन चुका है। वहाँ सिर्फ 20 नहीं, 60 से ज़ायद बच्चे रहते हैं। हर एक की अलग कहानी, अलग ज़रूरत और हर एक को समझने के लिए अलग वक्त चाहिए। उन सबका इंतज़ाम अब नुमैर खुद संभालता है। उसने बाकायदा टीम बनाई है, असिस्टेंट एडमिन, 2 नफ्सियाती मशीर, 3 टीचर्स और एक मुस्तकिल डॉक्टर। हर हफ्ते वो मीटिंग करता है, रिपोर्ट्स देखता है और अगर कोई बच्चा थोड़ा भी परेशान हो तो फ़ौरन खुद मिलने चला जाता है। एक दिन मैंने पूछा, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं लगती? उसने जवाब दिया, अम्मी, अगर आप ना होती
तो ये सब ना होता। मैंने सिर्फ उस पेज को पानी दिया है जो आपने बोया था। नुमैर की शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसकी बीवी सारा पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। वो सहारा उसके बच्चों से ऐसे घुल मिल गई है जैसे वो बरसों से उनकी माँ हो। दोनों बच्चे आयान और आमना मेरे कमरे का हिस्सा बन चुके हैं। सहारा हाउस में एक नया सेक्शन बनाया गया है, माँ रुखसाना लाइब्रेरी। ये नाम नुमैर ने खुद तजवीज़ किया। अम्मी, जब मैं पहली बार आपके घर आया था तो आपने मुझे कहानी सुनाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ आकर वही कहानी महसूस करे। मैं अक्सर लाइब्रेरी जाती हूँ, किताबें तरतीब देती हूँ और देखती हूँ कि बच्चे किन उन्मानात में दिलचस्पी लेते हैं। कभी कभार कहानियाँ खुद पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चे सुनते हैं और फिर कहते हैं, यही कहानी दोबारा सुनाए नानी। एक दिन सहारा हाउस के ऑडिटोरियम में एक तकरीब हुई जहाँ नुमैर ने खिताब किया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं वो बच्चा हूँ जिसे लोगों ने सिर्फ हथियार बनाना चाहा, पर एक औरत ने मुझे इंसान बना दिया। उसका नाम रुखसाना है। मैं सिर्फ उनका बेटा नहीं, उनका कर्जदार हूँ। मैं पीछे बैठी थी, आंखों में नमी थी, लेकिन सर फखर से बुलंद था। तकरीब के बाद एक नौजवान मेरे पास आया। दीदी जी, मैं भी उन बच्चों में से हूँ जिन्हें नुमैर भाई ने पढ़ाया। आज मैं एक टीचर बन गया हूँ। आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने कहा, माँ होना सिर्फ जनने का नाम नहीं, पालने का फ़न है। और अब तुम सब मेरे बच्चे हो। सहारा हाउस में एक उसूल है, हर बच्चा जो 18 साल का होता है उसे एक हुनर सिखाकर खुद मुख्तार किया जाता है। कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ ने कारपेंट्री सीखी, कुछ लड़कियां सिलाई का काम करती हैं। नुमैर हर हफ्ते बच्चों से मिलकर उनकी फलाही पेशरफ देखता है। उसने एक तालीमी फ़ंड कायम किया है ताकि बच्चों की तालीम जारी रहे। एक दिन सारा ने आकर कहा, अम्मी, नुमैर तो सबका ख्याल रखता है, मगर आपका खुद का ख्याल कौन रखता है? मैं हंसती, मेरा ख्याल ये सब बच्चे रखते हैं, और तुम भी। घर में बेखास वक्त पर सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। आयान कहता है, सबसे पहले नानी का नवाला, और आमना कहती है, आज नानी के साथ कहानी सुनी जाएगी। ये वो घर है जिसके हर कमरे में पहले खामोशी होती थी, अब हर दीवार गवाह है कि तन्हाई को कैसे शिकस्त दी गई। नुमैर अक्सर शाम को लॉन में मेरे पास बैठता है। एक दिन कहने लगा, अम्मी, अगर आपने उस दिन मुझे माफ़ ना किया होता तो शायद आज मैं भी उन्हीं गलियों में भटक रहा होता जहाँ से मुझे उठाया गया था। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, मैंने माफ़ी नहीं दी थी, मैंने एक रिश्ता कबूल किया था। आज मेरे पास कोई हयातियाती औलाद नहीं, मगर दिल खाली नहीं है। मैं एक माँ हूँ, शायद बहुत सी माँओं से बढ़कर, क्योंकि मेरी गोद में सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक पूरी नस्ल है जो अब अपनी पहचान खुद बना रही है। और ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। ये है माँ का घर। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची माँ बनने के लिए रिश्ता खून का नहीं, दिल का होना चाहिए। मोहब्बत, माफ़ी और हिम्मत से हर टूटा रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सकता है।